हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। तो कल मेरी क्लास हुई नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने मुझे मिस जरूर किया होगा, इसीलिए आज मैं एक नया लेक्चर लेके आई हूँ फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट। ये 10th क्लास स्टूडेंट और बाकी 12th क्लास स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि 12th वालों को ये हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाता है और 10th वाले जो है उनके लिए एक छोटा सा रिविजन हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। लास्ट क्लास में जब मैंने लेक्चर छोड़ा था तो मैंने आप लोगों को फ्लैट वॉर्म्स के बारे में पढ़ाया था, पर मैंने जानबूझकर उसकी बूटी छोड़ दी थी, क्योंकि एनसीईआरटी बूटी जो है ये आपके रिवीजन के काम आती है और हम एनसीईआरटी बुक को इग्नोर नहीं कर सकते। पर हाँ, ऐसा है 80 to 90% सिलेबस, 80% सिलेबस भले ही एनसीईआरटी से आता है, पर 20% उससे बाहर से या उससे रिलेटेड चीज़ों से ही आता है। इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा देती हूँ जो उससे रिलेटेड होती हैं। तो अगर ये सोच रहे हो कि रट्टाफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर द नीट, दैट इट ओके, मतलब दैट इज ठीक है कि आ सकता है, पर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझो कि पूरा उसी में से आए ये ज़रूरी नहीं है, और किसी भी इंसान में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। खैर, एक्यूरेसी की बात मैं नहीं करूँ, क्योंकि इस साल आपने देखा बच्चों के एग्जाम्पल कि उन्होंने पूरे पूरे नंबर लाए, पर फिर भी ये कुछ बच्चों की बात है। अगर वो आप उस कैटेगरी में है तो वेल एंड गुड, पर अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को उसका इवैल्यूएशन पता होता है, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकती, ये घर वाले नहीं बता सकते, ये कोई और टीचर नहीं बता सकता। हर बच्चे का इवैल्यूएशन वो खुद जानता है, ठीक है। तो आप अगर 80% सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी में से आता है, तो एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 20% मेरे साथ आप तैयार करिए, ताकि 20% कहीं बाहर से भी आए तो आपको उसके सवाल बन जाए। तो कलेक्टिवली अगर 90% आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिना समय गवाए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेटे हेलमिन्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। पर जैसे हम हर लेक्चर के बाद उसकी एनसीईआरटी बूटी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे इस बूटी को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट जस्ट टेक्स 15 मिनट्स, पर इससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी होती कैसे है। वाई द प्लेटेहेल्मिन्स इज कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म। इनको फ्लैट वॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैटेंड होती है, आगे और पीछे। डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। डॉर्सोवेंट्रली जो इनकी बॉडी होती है वो चपटी होती है, इसीलिए हम इन्हें फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझे आप, कि डॉर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी चपटी होती है, इसीलिए हम इन्हें फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनरली ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एंडोपैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आज मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बूटी पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। सो ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और एंडोपैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग मतलब यत्र तत्र सर्वत्र घूमने वाले हो सकते हैं, लाइक प्लेन एरिया, ठीक है। और इनके बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा क्लास वाले आपने देखा था, ठीक है। तो ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडो का मतलब अंदर, पैरासाइट का मतलब दूसरों को से न्यूट्रिशन लेने वाले बिना उनको पता लगे, ठीक है। मतलब वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, तुम्हारा तहस नहस मचाए पड़ा है, पर तुमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। So they are endoparasite, mostly found in the your intestine, ठीक है। फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं, गाय और भैंसों में भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम, ठीक है ना। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा सकता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है मेरे लाल। तो आपने को मैंने क्या बताया कि ये जनरली कैसे होते हैं, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या आपको पता है ना, किसी भी बॉडी को अगर आप दो ऐसा काटेंगे तो दो इक्वल भाग आपको मिल जाएंगे। पूरे फाइलम्स में प्लेटेहेल्मिन्स पहला एक ऐसा फाइलम है जहां से ट्रू बायलैटरल सिमेट्री शुरू हुई थी, जो कि एक डेवलप्ड कैरेक्टर होता है। अभी तक आप लोग जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, पर यहां से आप ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर
एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो बीच वाली लेयर होती है जिसका नाम मीजोडर्म होता है वो एक्चुअली सॉलिड होती है, इसलिए आपको इसमें सीलोम नहीं दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो इनकी बॉडी भले ही बायलेटरल सिमेट्रिकल और 3 जर्म लेयर वाली है बच्चों, पर इसमें आपको सीलोम नहीं दिखाई देगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जनरली मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय बताया था कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं बायलेटरल है, 3 लेयर है तो सीलोम तो होना ही है, पर ऐसा नहीं होता। सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम जो है वो हम लोग एनेलिडा से पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसमें जो है पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था? पॉरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलेंट्रेटा में हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोरा में भी हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं द टिश्यू विल एग्रीगेट एंड दे विल मेक द ऑर्गन and they will produce the organ level of organization. It means they have separate organ for the function of particular different characteristics. ठीक है, तो इनके पास different character को perform करने के लिए अलग अलग एक organ पाया जाता है, but not so much organ, मतलब इतने organ नहीं है कि they will make the organ system, but they have sufficient organ to perform the particular function. ठीक है, नाउ दे हैव हुक्स एंड सकर्स। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे हुक्स एंड सकर्स के फॉर्म्स भी बताए थे। ठीक है, आई बात समझ में? सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर द अटैचमेंट। ठीक है, आपको मैंने जो है तो बहुत सारे वॉर्म सिस्टोडा में भी बताया था कि सिस्टोडा में जो होते हैं रोज ऑफ हुक्स होते हैं, अराउंड 4 सकर्स होते हैं। ये हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं ये होस्ट की बॉडी में अटैच करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये इतने जोर से अटैच होते हैं कि कोई भी प्रकार का जूस इन्हें डैमेज कर ही नहीं पाता। आई बात समझ में? तो इनको कोई डैमेज ही नहीं कर पाता, ये आसानी से दीवार पे चिपके रहते हैं, आंदे आंदे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आसानी से होस्ट की बॉडी या होस्ट के इंटेस्टाइन ये जहां भी इन्हें चिपकना है वहां ये चिपके रहते हैं। सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सो बेसिकली हमेशा ये याद रखिए, जो भी पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है, चाहे मैं बात करूँ किसी भी टाइप के प्लेटेहेल्मिन्स की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ पैरासिटिक फॉर्म ऑफ फ्लैटवर्म्स, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, दे डोंट हैव एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि अगर आप हुक्स एंड या आप नॉर्मली खाना पीना खाते हो तो आपको एक परफेक्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है तो चाहिए पड़ती है, पर अगर मान लीजिए आपको पचा पचाया भोजन सामने से मिल रहा है तो काहे के लिए चाहिए? तुम तो सीधे सीधे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते जाओ और उससे एनर्जी लेते रहो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं उनके पास एलिमेंट्री कैनाल प्लेटेहेल्मिन्स या फ्लैटवर्म में होती है बच्चों। तो दे हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर द अटैचमेंट इन द होस्ट बॉडी। ठीक है, ओके, और ये चपके रहोगे तभी तो खाना पा पाओगे। तो फ्री लिविंग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं, लाइक प्लेनेरिया। पर अगर मैं क्लास सिस्टोडा के बारे में बात करूं तो इनको अटैचमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सेल डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इनमें से कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने शरीर को ले जाके दम से चिपका देते हैं और फिर धीरे 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 सिप लगा लगा के न्यूट्रिशन लेते जाते हैं। अब ऐसा नहीं करते कि पूरा एक बार में ले लेते, धीरे धीरे लेते ताकि होस्ट को पता ना चले। ठीक है, नाउ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो मैंने आपके लिए सेपरेटली एक बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही ये भी क्वेश्चन जो है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द प्लेटेहेल्मिन्स फॉर द एक्सक्रीशन। तो मैं आपको बता दूं कि भैया इनमें ऐसा है कि फ्लेम सेल पाई जाती है जो कि उनमें सीलिया का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ऐसा दिख रहा होता है कि जैसे आग जलती है ना, ऐसे लौ निकलती है, तो वैसा दिखाई देता है। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि आग लगी हुई है, आग ऐसा नहीं लगता। उसमें सीलिया का अरेंजमेंट बच्चों ऐसा है कि ऐसा लगता है देखकर कि आग लगी हुई है, पर आग वाग कुछ नहीं लगी हुई है बच्चों। आई बात समझ में? तो इनमें जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए वो एक्चुअली फ्लेम सेल्स होती हैं। इनको आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं। ठीक है,
नाउ यही सेल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन भी करती हैं, मतलब यही सेल अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी का जो है लॉस होने लगे तो ये वापस से क्योंकि इनमें सीलिया होते हैं ना, तो जो बेकार है वो बॉडी से बाहर करते हैं और जो अच्छा होता है वो वापस से बॉडी को देते हैं. सो दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स. द फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी. ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. ठीक है, सेक्स इनमें सेपरेट नहीं होते, दे आर हर्माफ्रोडाइट. आपको पता है कि जब किसी बॉडी में दोनों सेक्स एक ही जगह होते हैं तो इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं या बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं. ठीक है, यूनिसेक्सुअल सॉरी. ठीक है, तो इनके बॉडी में दे आर हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं. सो दे आर बाइसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज, जो कि मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे लार्वल स्टेज मैंने आपको बताए थे. इवन स्पोरोसिस्ट हो गया, मिरासीडियम हो गया. ठीक है, एक में मैंने आपको हेक्साकेंथ भी बताया था, सिस्टीसर्कस बताया था. ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे लाइफ लार्वल स्टेज बताए थे और आपको भी पता है कि जब कभी हम लोग एग से क्या डेवलप करते हैं, जब कभी हम लोग एग से डेवलप करते हैं लार्वा, और लार्वा से फिर आप जब डेवलप करते हैं एडल्ट, तो इस टाइप का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, सो दे हैव सो मेनी टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म्स इन देयर लाइफ साइकिल. इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर स्पर्म एंड ओवा का डिफ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, जैसे कि इसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते. एग्जाम्पल अगर मैं सिस्टोजोमा का छोड़ दूं, क्योंकि फीमेल उसमें मेल से गायनेकोफोरिक कैनाल से जुड़ी हुई होती है, वो एक अलग एग्जाम्पल है, पर नॉर्मली हर एग्जाम्पल में मेल और फीमेल एक साथ होते हैं. ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्लेनेरिया. ठीक है, प्लेनेरिया एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है प्लेटेहेल्मिन्थ्स का बच्चों. इसमें जीवन की, मतलब मैं कहूँ कि एनिमल किंगडम की हाईएस्ट रीजनरेशन पावर एक्चुअली प्लेनेरिया के पास ही है. आई बात समझ में? प्लेनेरिया हैज द हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इन ऑल ओवर द एनिमल किंगडम. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, तो इनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है. ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं प्लेनेरिया के साथ ये सब मैं आपको रब करती हूँ और आपको बताती हूँ. सपोज दैट कि ये एक प्लेनेरिया का डायग्राम है. ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ प्लेनेरिया, ब्यूटीफुल प्लेनेरिया. अगर इस प्लेनेरिया को ध्यान से समझना, अगर इस प्लेनेरिया को मैं यहाँ से, इस प्लेनेरिया को मैं यहाँ से काट दूँ, तो आपको पता है क्या होता है? होता ये है कि एक ही प्लेनेरिया में 3 मुंडियाँ बन जाती हैं. ठीक है, सो 3 सर वाला प्लेनेरिया बनता है. लुक एट दिस. सो आई नो दिस इज लिटिल बिट वियर्ड, बट व्हाट कैन आई डू. ठीक है, सो आपको 3 मुंडी वाली प्लेनेरिया दिखाई देगी. सो 1 2 3. ये वैसे कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में मर जाता है, पर एक्सपेरिमेंटली इस 3 मुंडी वाले प्लेनेरिया का यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ द रीजनरेशन पावर ऑफ द प्लेनेरिया. तो इनके पास 3 मुंडी वाली प्लेनेरिया बनती है, ये चीज आपने याद रखना है. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो कि इसका पैरासिटिक एग्जाम्पल है वो है टीनिया सोलियम. मैंने टीनिया सोलियम और फेशियोला हिपैटिका इन दोनों का लाइफ साइकिल आपको पढ़ाया है. आप चाहें तो पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर एक जो है क्लासिफिकेशन के पहले वाले लेक्चर्स में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी बूटी. ठीक है, तो इसमें हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी का डिस्कस कर लिया है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ठीक है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आएगी ना तो मैं कुछ भी, अच्छा मैं आखिरी में एनसीईआरटी क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसा देखा होगा कि टीचर्स बीच में ही घुसा देते हैं एनसीईआरटी. नो, ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा जब आपको एक पैरा दिया हुआ है तो यू शुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग और यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे भारी भारी टर्म्स होते हैं जिनका मतलब आप नहीं जानते, तो इसलिए मैं सब कुछ पहले आपको पढ़ा देती हूँ, फिर एक कैप्सूल आपको देती हूँ जिसका नाम है एनसीईआरटी बूटी, जिसकी ऑलरेडी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है. बस एक क्विक रिविजन, एक क्विक बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बीच में पढ़ के इसको खिचड़ी नहीं बनाना है. हर कुछ का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं एंड इट इज़ द बेस्ट. ठीक है, तो आपके लिए आज की सीख यही है कि किसी भी एक किताब को जो है बार बार पढ़िए, बजाय इसके कि बहुत सारी किताबों को एक बार. ये आपके डायग्राम है एनसीईआरटी के, इसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमेजेस मैं आपको बताऊं
ज़्यादातर नीट के पेपर में एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे, इवन मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी का एक एक कोना, एक कोना, ठीक है, चाहे वो कोई आपकी एक्टिविटी हो, चाहे कोई रिमेंबर, ऐड टू रिमेंबर है, कुछ भी है, मैं तो कहती हूँ कुछ भी है, क्वेश्चन आंसर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग एक एक कोना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ये है प्लेटेहेल्मिन्थ टेप फॉर्म है और ये एक लीवर फ्लूक है टेप फॉर्म में। अगर मैं डायग्राम को लेबल करूं तो ये वाला पार्ट क्या होता है, या इसमें आपको लेबलिंग समझ में नहीं आ रही होगी पर मैं एक छोटा सा लेबल आपको कर दे रही हूँ। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्कॉलेक्स। क्या कहलाता है भैया, स्कॉलेक्स, ठीक है, ओके। स्कॉलेक्स में क्या पाए जाते हैं, स्कॉलेक्स में पाए जाते हैं हमारे पास हुक्स। स्कॉलेक्स में क्या पाया जाता है, हुक्स, और क्या पाया जाता है, सकर, ठीक है। ये किस में मदद करता है भैया, ये आपको अटैचमेंट में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, ये पूरा पार्ट जो आपको आपका जो सेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रॉबिला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिला, ठीक है। एक सेगमेंट को आप क्या कहते हैं मुझे बताइए, इसे आप कहते हैं प्रोग्लॉटिड। क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड। डट, एक सेगमेंट का नाम है प्रोग्लॉटिड। स्ट्रॉबिला, एडिशन ऑफ स्ट्रॉबिला यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आप स्ट्रॉबिला को ऐड कर रहे हैं, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, एडिशन ऑफ स्ट्रॉबिला, ठीक है, या एडिशन ऑफ प्रोग्लॉटिड लिखते हैं यहाँ पे अपन लोग, एडिशन ऑफ प्रोग्लॉटिड, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ प्रोग्लॉटिड, ठीक है, ओके, तो इसे आप कहते हैं स्ट्रॉबिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भैया स्ट्रॉबिलाइजेशन, ओके, स्ट्रॉबिलाइजेशन, ओके, डन, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। स्ट्रॉबिलाइजेशन जो है, इट इज़ द एडिशन ऑफ प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड में अगर मैं देखूँ और डायग्राम में, तो इट इज़ द मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। ये क्या होते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो छोटे छोटे हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इमेच्योर प्रोग्लॉटिड। ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये प्रोग्लॉटिड कट कट कर जमीन में गिरता है और एक नया वर्म बना लेता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं एपोलाइसिस। क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया कि देयर इज नाउ दिस इज द नेक। स्कॉलेक्स में नेक भी होता है, ठीक है। सो स्कॉलेक्स इज द हेड पार्ट ऑफ द स्कैरस वर्म, ठीक है, टेप वर्म, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपको टेप फॉर्म में दिखाई देता है कि इसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसका हेड वाला पार्ट होता है, जिसको आप स्कॉलेक्स कहते हैं। इसमें नेक भी होता है, स्कॉलेक्स में हुक्स एंड सकर्स होते हैं, जो कि अटैचमेंट में मदद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अटैच रहते, तब तक अटैच रहते जब तक बेचारे को मतलब दवाई ना खा ले, इनको मारने पर ना तुल जाए कोई आदमी, तब तक ये अटैच रहते, ठीक है। फिर ये जो बड़े बड़े सेगमेंट दिख रहे हैं, ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, दीज आर द सेगमेंट। मैच्योर सेगमेंट में हमेशा टेस्टिस पाया जाता है और इनके पास जो है ओवरी पाई जाती है, या इनके पास एग और स्पर्म दोनों होते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ये फर्टिलाइज एग के साथ जो है ज़मीन पे गिर जाते हैं और एक नया, या बॉडी में गिर जाते हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं, और एक नया वर्म बना लेते हैं। आई बात समझ में। तो जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, इट इज़ अ मैच्योर प्रोग्लॉटिड, जिसमें मैच्योर एग और मैच्योर स्पर्म है और दोनों फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर अभी मेल और फीमेल पार्ट डेवलप नहीं हुए इन सेगमेंट में, तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे, दिस इज द लीवर फुक। लीवर फुक में मैं आपको बताऊं, दिस इज कॉल्ड एज एसीटाबुलम, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एसीटाबुलम, ठीक है। इनमें हुक्स जो आपके सकर्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसे रेडियल रो में होता है, ऐसे चारों तरफ गोल गोल होता है, जिसे हम एसीटाबुलम कहते हैं। सो इट इज़ द ग्रुप ऑफ सकट, क्या कह सकते हैं इसको आप, ऑर्गन, जिससे वो सक करते हैं और ये रेडियल मैनर में अरेंज होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर फ्लूक एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेप। तो आपको ये डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं बार बार मेरी गुजारिश है, मेरा आपसे आग्रह है कि हमेशा अपनी एनसीईआरटी को अपने जो है साथ में अपने सीने से लगा के सोइए, क्योंकि यही एक ऐसी बुक है जो जीवन भर आपका साथ देगी, चाहे आप कहीं भी मेडिकल पढ़ने चले जाएं। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो विद द डायग्राम 2। आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में हिट कर गए होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। तब तक इंतज़ार करिए एक नए वीडियो का, एक नई क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।